प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुमन, प्रवक्ता भूगोल, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से आज आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विषय का भूगोल का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस पाठ को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। भाग 1 बच्चों आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि भारत एक विशाल देश है और इस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इस पर कहीं आपने देखा था कि विशाल मैदान पाए जाते हैं, तो कहीं पर्वत और पठार पाए जाते हैं, कहीं रेगिस्तान पाया जाता है, तो कहीं द्वीप समूह पाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत की सभी स्थलाकृतियों के आधार पर इसकी भू आकृतियों को हम 6 भागों में बांटते हैं, जिनके नाम हैं नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान और नंबर 6 है भारतीय द्वीप समूह। भारत का भौतिक स्वरूप भाग 1 में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला और भारत के उत्तरी मैदान के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिया था। आज हम प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूहों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये बच्चों भारत का भौतिक मानचित्र है। इसमें आज हम ये ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, ये है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जो 3 ओर से जल से तथा 1 ओर से स्थल से जुड़े होते हैं। मेरे साथ आप एक बार दोहराएंगे इसे कि प्रायद्वीप किसे कहेंगे। प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जो 3 ओर से जल से तथा एक तरफ से स्थल से जुड़े होते हैं, प्रायद्वीप कहलाते हैं। इसी प्रकार से पठार तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट हो, पठार कहलाता है। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, आप सभी मेरे साथ बोलेंगे कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट हो, पठार कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार किसे कहेंगे। तो भारत का ये जो भाग है ये प्रायद्वीप कहलाता है, यानी दक्षिणी भारत को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। और दक्षिणी भारत के बीच वाले इस भाग को क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे। क्योंकि भारत का यह भाग पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष लक्षण क्या हैं। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला एक स्थल है जो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह पेंजिया के गोंडवाना लैंड से टूटकर बना है तथा यह प्राचीनतम भाग है जो अपरदन के कारण पठार में बदल गया है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली क्या होती है, कम गहरी। तो चौड़ी तथा कम गहरी घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जाता है।
नंबर 1 है मध्य उच्च भूमि और नंबर 2 है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है तथा 4 मुख्य पठारों में बटा हुआ है। पहला है मालवा का पठार जो कि मध्य भूमि के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है। नंबर 2 है बुंदेलखंड का पठार। नंबर 3 बघेलखंड का पठार और नंबर 4 है बच्चों छोटा नागपुर का पठार। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा व केन नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं तथा गंगा और यमुना नदियों में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त दामोदर नदी भी प्रमुख नदी है जो छोटा नागपुर पठार में बहती है। अब बात करते हैं दक्कन के पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग दक्कन का पठार है जिसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है जबकि पूर्व में महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला है। दक्कन का पठार पश्चिम की तरफ ऊंचा तथा पूर्व की तरफ नीचा है। इसका प्रमाण वहां बहने वाली नदियों से मिलता है जो पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरों पर पूर्वी घाट जिनको पूर्वी पहाड़ियां तथा पश्चिमी घाट जिनको पश्चिमी पहाड़ियां कहते हैं वे स्थित हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। पश्चिमी घाट बहुत ही संकरी और सतत श्रृंखला है। सतत यानी यहाँ पर पहाड़ियाँ जो हैं लगातार हैं, उनके बीच में कोई खाली स्थान या कोई नीचा स्थान या कटी फटी ये नहीं है। ये सतत श्रृंखला है जबकि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो बीच में कटी हुई हैं, खंडित हैं, एक दूसरे से मिली हुई नहीं है। इनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। उत्तर में ऊंचाई कम होगी और दक्षिण में इन पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक होती जाती है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दूसरा ऊंचा शिखर है दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। बच्चों, पश्चिमी घाट को केवल कुछ दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। उन दर्रों के नाम हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये पूर्वी घाट है जो कि बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। इसके अतिरिक्त सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियां भी यहाँ पर स्थित हैं। ऊटी तथा कोडाईकनाल जैसे पर्यटन स्थल भी इसी भाग में स्थित हैं। दक्कन ट्रैप। तो बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार की एक और विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जो इसके कुछ भाग में पाई जाती है। इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके जो शेल हैं या इसकी
जो चट्टानें हैं वो आग्नेय हैं। इन आग्नेय शैलों के अपरदन के कारण ही यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार अरावली पर्वत तक हुआ है। ये पहाड़ियां गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं और ये पहाड़ियां बहुत अधिक अपरदित हो चुकी हैं। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में इसका विस्तार मेघालय तक है। ये मेघालय है बच्चों। यहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार का यहाँ तक विस्तार हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे मेघालय, कर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी आदि नामों से जाना जाता है। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय यानी बादलों का घर। ऐसा बच्चों क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ मौसिनराम नामक स्थान पर, क्या नाम बच्चों? मौसिनराम नामक स्थान पर न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यह भाग एक भ्रंश के द्वारा, एक दरार के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था, जिसमें पश्चिम से पूर्व 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनके नाम हैं गारो, खासी और जैंतिया। अब बच्चों जानते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो अरावली पर्वत, ये बच्चों देखिए यहाँ पर अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है थार मरुस्थल। बच्चों मरुस्थल क्या होता है? तो मरुस्थल का अर्थ है मृत प्राय भूमि या बंजर भूमि जहां वनस्पति नहीं के बराबर होती है। यह बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान उसे कहते हैं जो जल तरंग की तरह उतार चढ़ाव वाला मैदान होता है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है। ज्यादातर पत्तियों से विहीन कांटेदार झाड़ियां ही यहाँ उगती हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं, लेकिन पर्याप्त जल न मिलने और बालू रेत के कारण ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और कुछ दूर तक बहकर बालू रेत में या किसी झील में विलीन हो जाती हैं। लूनी इस क्षेत्र की बड़ी तथा प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में बालू के टीले पाए जाते हैं, जिनमें बरखान तथा लंबवत टीले प्रमुख हैं। बरखान एक प्रकार के अर्धचंद्राकार टीले हैं जिनका विस्तार अधिक पाया जाता है, जबकि लंबवत टीलों का विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा के समीप अधिक पाया जाता है। जैसलमेर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बहुत अधिक संख्या में आपको बरखान देखने को मिलते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं तटीय मैदानों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ संकीर्ण यानी कम चौड़े मैदान पाए जाते हैं जिनको हम तटीय मैदान कहते हैं। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये बच्चों पश्चिमी तटीय मैदान है और ये है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान यह एक संकीर्ण मैदान है जो पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच में स्थित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ तट
व दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को बच्चों कोरोमंडल तट कहते हैं। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब बच्चों जानते हैं द्वीप समूहों के बारे में। यह भी भारतीय स्थलाकृति का मुख्य लक्षण है। भारत की मुख्य भूमि आपने देखी है। मुख्य भूमि के अतिरिक्त कुछ द्वीप समूह भी भारत की सीमा के अंदर शामिल हैं, जिनमें प्रमुख है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह। ये दोनों ही द्वीप समूह भारतीय गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। लक्षद्वीप समूह, यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है तथा छोटे प्रवाल जीवों से बना हुआ है। इसको पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह केवल 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय या इसकी राजधानी कवरत्ती है। इस द्वीप समूह पर पेड़ पौधों एवं जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली द्वीपों की एक श्रृंखला है। ये द्वीप समूह आकार में बड़े, संख्या में अधिक तथा बिखरे हुए हैं। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। माना जाता है कि ये द्वीप निमज्जित यानी समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में भी वनस्पति एवं प्राणियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी जैव विविधता में ये द्वीप धनी है। ये द्वीप विषुवत रेखा के पास स्थित हैं, अतः यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पर स्थित है। बच्चों, आपने देखा कि भारत में भू आकृतियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु विविधता होने के बावजूद भी ये भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती हैं, क्योंकि सभी स्थलाकृतियां एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। ये देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वतमाला वन एवं जल के स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न का भंडार है, जिसमें कि अनेक प्राचीन सभ्यताएं फली फूली हैं। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती। बच्चों, आपने अभी जाना भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में, तटीय मैदानों के बारे में तथा द्वीप समूहों के बारे में जाना। अब इस पाठ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिनको हम गृह कार्य के रूप में देंगे। आपको उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और बच्चों याद भी करना है।
प्रश्न नंबर 1, गोवा के पश्चिम में स्थित तटीय पट्टी क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 2, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? प्रश्न नंबर 3, अरावली तथा विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? प्रश्न नंबर 4, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6, प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, भारत के द्वीप समूहों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब बच्चों, मानचित्र का कुछ कार्य। भारत के मानचित्र पर छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार तथा शिलांग पठार को दर्शाइए। हमारे आज के इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।